Hello students, welcome to our next class. Today we are going to start next chapter of our civics and name of the chapter is Democracy in Action. You have read that democracy as a form of government may be either direct और indirect. Direct और indirect दोनों तरह की हो सकती है. The ग्राम सभा is an example of direct democracy. जो ग्राम सभा है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की एक एग्जाम्पल है एट द विलेज लेवल वेयर द विलेजर्स कम टुगेदर एंड टेक डिसीजंस फॉर देमसेल्व्स. बट विल इट बी पॉसिबल फॉर द होल कंट्री टू मीट एट वन प्लेस एंड डिस्कस इश्यूज? क्या पूरी कंट्री के लिए ये पॉसिबल है कि वो एक जगह पे इकट्ठे होकर अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर पाए? ऑब्वियसली नोट. सो ऑलमोस्ट ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अडॉप्टेड द इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो इसलिए ऑलमोस्ट जितनी भी दुनिया की डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उन्होंने इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज किया है. इन द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी political power remains with the people but it is exercised indirectly. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पावर है वो लोगों के पास ही रहती है पर वो इनडायरेक्टली काम करते हैं. दैट इज थ्रू रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम. जो रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने चुने हैं उनके द्वारा. दीज रिप्रेजेंटेटिव्स मेक अप द लेजिस्लेचर. इट इज नोन in our country as the parliament at the national level and state assembly at the state level. उसको national level पे कहते हैं parliament और state level पे कहते हैं state assembly. They make laws on behalf of the people and determine taxes that people will pay. वो laws बनाते हैं लोगों के behalf पे और taxes determine करते हैं जो लोग पे करेंगे. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर ड्रॉन फ्रॉम अमंग दीज इलेक्टेड मेंबर्स. जो काउंसिल मिनिस्टर्स हैं वो इन्हीं में से चुने जाते हैं. दे आर अकाउंटेबल टू द बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. वो रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए अकाउंटेबल हैं. दैट इज द लेजिस्लेचर. दस द गवर्नमेंट इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय द पीपल थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. तो जो गवर्नमेंट है वो लोगों के द्वारा ही कंट्रोल की जा रही है बट उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा. इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन आर टू की एलिमेंट्स और टूल्स इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. इलेक्शंस और रिप्रेजेंटेशन, चुनाव और किसी के चुने हुए आदमी का प्रतिनिधित्व करना, दो बहुत ज़रूरी एलिमेंट्स हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के. बट इलेक्शन बिकम्स एन एफिशिएंट टूल ऑफ डेमोक्रेसी ओनली व्हेन इट रियली रिफ्लेक्ट्स द विल ऑफ ऑल द पीपल. बट इलेक्शन तब एफिशिएंट रूल बनता है डेमोक्रेसी के लिए जब ये सारे लोगों की इच्छाओं को रिफ्लेक्ट करता है. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बिकम्स मीनिंगफुल व्हेन ऑल इट्स सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन इट. एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तभी मीनिंगफुल होती है जब इसके सारे नागरिक इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं, स्पेशली इन द इलेक्शंस. इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट all men and women who have attained a minimum prescribed age are allowed to vote and elect their representatives. जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें सारे मेन और वीमेन जिनकी एक जो प्रिस्क्राइब्ड एज, जो डिसाइड की गई एज है उतनी है या उससे ज़्यादा है, उन्हें वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने का, चुनने का अधिकार है. इन अदर वर्ड्स, franchise or the right to vote is available to the entire adult population of the country. जितने भी अडल्ट हैं कंट्री में उनको वोट करने का राइट है. Only children below the age of voting, those declared bankrupt, persons of unsound mind and persons declared criminals by the law courts are not entitled to vote. तो वोट करने का हक किनको नहीं है? चिल्ड्रन जो बिलो है द एज ऑफ वोटिंग, बैंकरप्ट लोग, अनसाउंड माइंड, क्रिमिनल्स, उनको वोट देने का हक नहीं है.
Universal adult franchise therefore means that the right to vote is universally given to all adult citizens irrespective of religion, caste, sex, प्रॉपर्टी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा. किसी की कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कास्ट हो, सेक्स हो, प्रॉपर्टी हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, सबको इक्वल राइट दिया गया है वोट डालने का. देयर वॉज अ टाइम वेन ओनली मैन वर गिवन द राइट टू वोट. एक टाइम ऐसा होता था जब सिर्फ आदमियों को, जेंट्स को ये हक होता था कि वो वोट डाल सकते थे. इट वॉज कॉल्ड मैनहुड सफरेज. इट सम कंट्रीज ओनली प्रॉपर्टी ओनर्स कुड वोट. कुछ देशों में सिर्फ जो प्रॉपर्टी ओनर्स थे वही वोट कर सकते थे. वाइल इन अदर्स ब्लैक पीपल वर डिनाइड वोटिंग राइट्स. जबकि कुछ में जो ब्लैक पीपल थे उनको वोट देने की मनाही थी. दिस वॉज मोस्ट अनजस्ट एंड अनडेमोक्रेटिक. ये बिल्कुल गलत था. टुडे ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज हैव रिमूव्ड सच डिस्क्रिमिनेटरी क्वालिफिकेशंस. अब लगभग सभी देशों ने ये गलत चीज़ें हटा दी हैं. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हैज़ नाउ बिकम द बेसिस ऑफ इलेक्शन. अब सब एडल्ट्स को एक समान हक मिले, ये इलेक्शंस का बेस बन चुका है. In India, all citizens who attain the age of 18 are given the right to vote. जिनकी एज 18 है उनके पास right to vote है. Only people convicted of certain criminal offences and persons of unsound mind are not allowed to vote. Children below the age of 18 are of course citizens of India. वो citizens तो हैं इंडिया के, but they can vote only when they are 18 years of age. जब उनकी एज 18 years हो जाएगी तभी वो वोट दे पाएंगे. नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड बिटवीन मैन एंड वीमेन. उनके बीच में, मैन और वीमेन के बीच में जेंडर बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है. रिच एंड पुअर, एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड, और ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कम्युनिटी और प्लेस ऑफ बर्थ. मीन्स ये राइट सबको इक्वली दिया गया है. एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज इज द रूल ऑफ वन पर्सन वन वोट. इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये वन पर्सन वन वोट, कि हर इंसान का एक वोट होना चाहिए. दिस इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स. ये इक्वालिटी पे डिपेंड करता है. डेमोक्रेसी एज्यूम्स इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वीमेन, रिच एंड पुअर, एजुकेटेड एंड इलिटरेट. नो सिटीजन इज लेस देन अदर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ राइट टू वोट. कोई भी किसी से भी कम नहीं है. जब भी वोट की बात की जाती है तो कोई किसी से कम नहीं है. इलेक्शंस. इलेक्शंस शुड बी हेल्ड इन अ फ्री एटमोसफियर एंड इन अ फेयर मैनर. सही तरीके से और एक आज़ाद माहौल में होने चाहिए. इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट एजेंसीज सो दैट पीपल कैन पार्टिसिपेट फ्रीली एंड फियरलेसली. जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनमें इलेक्शंस कुछ एजेंसीज कंडक्ट करवाती हैं ताकि जो इलेक्शंस हैं उसमें लोग बिल्कुल फियरलेस होके, निडर होके पार्टिसिपेट कर सके. इन इंडिया द इंडिपेंडेंट बॉडी entrusted with the responsibility of conducting the free and fair elections is the Election Commission of India. और इंडिया में ये कौन करता है? Election Commission of India. Elections are held to choose and elect representatives to the Lok Sabha. Elections किस लिए किए जाते हैं? चुनने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को जो कि लोकसभा में जाएंगे. द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड द लोकल बॉडीज सच एज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और कमेटीज एंड जिला परिषद, पंचायत समितिज, ग्राम पंचायत एक्सेट्रा. तो सभी में हमारे द्वारा चुने गए, भारत के नागरिकों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स ही काम करते हैं. नेक्स्ट इज, हाउएवर कैन अ गवर्नमेंट बी कॉल्ड ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव even if all its citizens enjoy voting rights. क्या गवर्नमेंट को बिल्कुल सही रिप्रेजेंटेटिव कहा जा सकता है बावजूद इसके कि इसके सारे के सारे सिटीजन्स ने वोटिंग राइट्स को इंजॉय किया हो? नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं. सम सेक्शंस ऑफ पीपल डू नॉट enjoy the right to vote and left out from the process of choosing representatives. कुछ लोग इस राइट को इंजॉय नहीं कर पाते हैं और इस प्रोसेस से बाहर रह जाते हैं. Certain individuals or groups try to prevent other people from voting by use of force or by threats.
कुछ लोग या उनके ग्रुप्स डरा के या फोर्सली लोगों को वोट देने से रोकते हैं. Some candidates or a party spreads baseless and malicious rumors against some other candidates to dissuade people from voting for that candidate. कुछ पार्टीज या कैंडिडेट्स दूसरे कैंडिडेट्स के बारे में गलत इंफॉर्मेशन का प्रसार करती हैं, अफवाहें फैलाती हैं ताकि जो लोग हैं उस कैंडिडेट को वोट ना दें. Authorities who are interested with the conduction of elections side with a particular candidate or party and manipulate the election process. कुछ authorities हैं जो किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट या पार्टी की साइड से भी काम करती हैं, वो इलेक्शन प्रोसेस को मैनिपुलेट करती हैं. In situations like these, people are either not free to express their preference or are treated unfairly. या तो वो अच्छी तरह से अपनी प्रेफरेंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या उनके साथ अनफेयर होता है. Secret ballot. People exercise their freedom of choice to elect their representative without any interference. लोग अपना जो ये हक है वोटिंग का उसका बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने के लिए. दिस रिक्वायर्स दैट नो बडी शुड नो इन हुज फेवर अ वोटर हैज़ कास्ट हर और हिज वोट. इसका मतलब ये है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि एक पर्सन ने अपना वोट किसे दिया है. इट शुड रिमेन अ सीक्रेट इवन आफ्टर वोटिंग. वोटिंग के बाद भी ये सीक्रेट रहना चाहिए. Only a secret ballot can guarantee this freedom and privacy to voter. तो जो सिर्फ एक सीक्रेट बैलेट होगा वही इस चीज़ की गारंटी दे पाएगा कि वोटर्स को प्रॉपर प्रिवेसी मिले. Thus, secret ballot is an essential feature of democratic election. Secret ballot democratic elections का एक बहुत important feature है. The secret ballot was first introduced in Australia in 1856. Two different methods were used then. दो methods use किए थे. In the first one, a voter had to cross out all the candidates whom he did not want to elected. उन सबको क्रॉस कर दिया था जिन्हें वो चुनना नहीं चाहता था. In the second, a voter had to mark the corresponding box of the preferred candidate. और उसे एक preferred candidate के corresponding box को मार्क करना था. Today, electronic voting machines are commonly used in elections. They feature the names of the candidates with respective checkbox or buttons for the voters to make their choices. Electronic voting machines से voting होती है आजकल. उनमें क्या क्या features होते हैं? Candidates के name, उनके checkbox, buttons, ताकि voters अपनी choice कर पाएं. Simple majority system. How many votes should a candidate get to win an election? कितने वोट मिलने चाहिए कैंडिडेट को इलेक्शन जीतने के लिए. देयर कैन बी डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर दिस. इसके लिए अलग अलग क्राइटेरियाज हैं. द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड सिंपल मेजॉरिटी आर टू सच सिस्टम. दो सिस्टम्स हैं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड सिंपल मेजॉरिटी. एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मीन्स सिक्योरिंग मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड. एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब है हाफ से ज़्यादा वोट्स एक के फेवर में जाना, जितनी भी पोलिंग हुई थी, जितने भी टोटल वोट्स डले थे. सिंपल मेजॉरिटी मीन्स सिक्योरिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स. सिंपल मेजॉरिटी का मीनिंग है आपके पास हाईएस्ट नंबर होने चाहिए वोट्स के. Thus, simple majority implies that winning candidates may or may not have secured more than half of the total votes polled. सिंपल मेजॉरिटी का मतलब ये है कि उसके पास विनिंग कैंडिडेट है जो ये ज़रूरी नहीं है उसके लिए कि उसके पास टोटल वोट्स में आधे से ज़्यादा हो. दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज सिस्टम ऑफ इलेक्शंस. ये इलेक्शन का सबसे कॉमनली यूज सिस्टम है. इट इज़ यूज्ड इन आर लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस. एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन सिस्टम एंड प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन. हर कंट्री का अपना सिस्टम है, अपना प्रोसीजर है. इन इंडिया वेन एवर अ न्यू लोकसभा और स्टेट असेंबली इज टू बी इलेक्टेड और इफ अ बाय इलेक्शन इज टू बी हेल्ड, द इलेक्शन कमीशन ड्रॉज अप अ प्रोग्राम ऑफ इलेक्शन एंड अनाउंसेज इट.
लेट्स रीड द स्टेप्स इन्वॉल्व इन एन एक्शन प्रोसीजर। हर कंट्री का अपना एक सिस्टम है इलेक्शंस का। इंडिया में जब भी लोकसभा या स्टेट असेंबली के चुनाव होने होते हैं तो जो इलेक्शन कमीशन है वो एक प्रोग्राम बनाता है और उसे अनाउंस कर देता है। इसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, आइए हम उनको पढ़ते हैं। Step 1. The President of India issues a notification calling upon the people to elect their representatives to constitute a new Lok Sabha. Similarly, Governor issues a notification to elect legislative assemblies in states. तो गवर्नर legislative assemblies in state के लिए और प्रेसिडेंट लोकसभा के लिए रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं। द इलेक्शन कमीशन अनाउंसेस द election schedule for filing nomination papers, scrutiny of nominations, withdrawal of candidatures and date of polling। जो इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शन शेड्यूल को अनाउंस करते हैं जिसमें आता है कि नॉमिनेशन पेपर्स कब फाइल होंगे, स्क्रूटिनी कैसे होगी नॉमिनेशंस की, विड्रॉल कब तक कर सकते हैं कैंडिडेट्स और पोलिंग किस डेट को होगी। Step 3. Political parties select candidates for various constituencies. Political parties अलग अलग constituencies में अलग अलग candidates को select कर लेती हैं। A few known party और independent candidates में also contest elections. कुछ एक आज़ाद उम्मीदवार या known party candidates जिन्हें हम कह सकते हैं वो भी इलेक्शंस लड़ सकते हैं। Any citizen of India whose name is included in the voters list and is at least 25 years of age and who is not a government servant can contest election। तो कोई भी इंडिया का सिटीजन जिसका नाम वोटर्स लिस्ट में है, जिसकी एज 25 ईयर्स है और जो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है वो इलेक्शंस लड़ सकता है। पीपल हु विश टू कंटेस्ट द इलेक्शन फाइल देयर नॉमिनेशन पेपर्स एंड डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी एज सिक्योरिटी विद द रिटर्निंग ऑफिसर। जो लोग इलेक्शंस लड़ना चाहते हैं वो अपना नॉमिनेशन पेपर फिल करके एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाते हैं वहाँ के ऑफिसर के पास। दोज हु फेल टू सिक्योर एटलीस्ट 1/6 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द वोट्स पोल्ड डू नॉट गेट देयर मनी बैक। वो लोग जो टोटल का 1/6 भी नहीं वोट ले पाते हैं उनकी सिक्योरिटी उनको वापस नहीं मिलती है। स्टेप 5. द रिटर्निंग ऑफिसर एग्जामिन्स ऑल द नॉमिनेशन पेपर। सारे नॉमिनेशन पेपर्स को वो स्टडी करता है। आफ्टर स्क्रूटिनी ओनली द वैलिड वंस आर अलाउड टू कंटेस्ट। आफ्टर स्क्रूटिनी यानी कि छटाई के बाद सिर्फ वैलिड पर्सन्स को ही चुनाव लड़ने की परमिशन मिलती है। द अप्रूव्ड कैंडिडेट्स आर गिवन सम मोर टाइम इन केस एनी ऑफ देम विश टू विदड्रॉ। जो अप्रूव्ड कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ा टाइम और दिया जाता है कि अगर उनमें से कोई अपना नाम वापस लेना चाहे, विदड्रॉ करना चाहे। द रिटर्निंग ऑफिसर अलॉट सेपरेट इलेक्शन सिंबल्स टू ईच ऑफ द रिमेनिंग कैंडिडेट्स। वो बाकी बचे हुए कैंडिडेट्स को अलग अलग इलेक्शन सिंबल्स दे देता है। दीज सिंबल्स आर प्रिंटेड ऑन द बैलेट पेपर। बैलेट पेपर पे भी ये सिंबल्स प्रिंट हो जाते हैं। और द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में यूज ऑफ सिंबल्स इज पर्टिकुलरली हेल्पफुल फॉर इलिटरेट वोटर्स हु कैन नॉट रीड द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स। जो ये सिंबल्स हैं उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट इलिटरेट वोटर्स, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको होता है क्योंकि वो कैंडिडेट्स के नेम नहीं पढ़ पाते हैं। Voters go to the polling booths and cast their votes on the day fixed by the election commission। जो दिन इलेक्शन कमीशन ने सेट किया है उस दिन वोटर्स पोलिंग बूथ पे जाते हैं और अपने अपने वोट्स वहाँ पे देते हैं। पोलिंग टेक्स प्लेस फॉर 9 आवर्स, 9 घंटे के लिए चलती है। एंड देन द वोटिंग मशीन्स और बैलेट बॉक्सेस आर सील्ड एंड सेंट टू द काउंटिंग सेंटर। उसके बाद वोटिंग मशीन या बैलेट बॉक्सेस हैं उनको सील कर दिया जाता है और उन्हें काउंटिंग सेंटर पे भेज दिया जाता है। काउंटिंग ऑफ वोट्स टेक्स प्लेस एट अ सेंट्रलाइज्ड प्लेस। एक सेंट्रलाइज्ड प्लेस पे काउंटिंग होती है अंडर हैवी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है ऑन ए फिक्स डे बाय द इलेक्शन कमीशन। जो दिन इलेक्शन कमीशन ने फिक्स किया होता है उस दिन। द काउंटिंग सेंटर फंक्शंस अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर। जो काउंटिंग सेंटर होता है वो रिटर्निंग ऑफिसर के डायरेक्ट सुपरविजन में होता है। देयर आर ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। ऑफिसर्स होते हैं जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए, अलग अलग एरियाज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड पार्शियलिटी एंड अदर
माल प्रैक्टिसेस एट द टाइम ऑफ काउंटिंग, किसी भी तरह का पार्शियलिटी को या गलत किसी भी तरीके को काउंटिंग के टाइम पे ना अपनाया जाए, इसके लिए द कैंडिडेट्स एंड देयर ऑथोराइज्ड एजेंट्स आर अलाउड इनसाइड द काउंटिंग हॉल। तो जो कैंडिडेट्स होते हैं जिसने इलेक्शन लड़ा था वो, और उसके कुछ ऑथराइज्ड एजेंट्स होते हैं, उनको काउंटिंग हॉल के अंदर जाने की परमिशन दी जाती है। इन केस ऑफ एनी डाउट द डिसीजन ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर इज फाइनल। कोई भी अगर डाउट होता है तो जो वहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर होता है उसका डिसीजन फाइनल माना जाता है। स्टेप 9, once all the votes have been counted, the returning officer declares the candidate who secures the maximum number of votes as elected. The winner also gets a certificate from him. जब एक बार सारे वोट काउंट हो जाते हैं तो जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो उस कैंडिडेट्स को जिसने सबसे ज़्यादा, जिसके मैक्सिमम वोट्स मिले होते हैं, उसे विनर डिक्लेयर करता है और उस विनर को उसके द्वारा एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। स्टेप 10, एवरी इलेक्टेड पर्सन गोज टू द रिस्पेक्टिव हाउस। जो भी चुना गया व्यक्ति है वो किसी न किसी हाउस में जाएगा, लोकसभा में या असेंबली में, टू विच शी और ही हैज़ बीन इलेक्टेड, जिसके लिए भी वो चुना गया है, एंड टेक्स द ओथ ऑफ द ऑफिस। वहाँ जाके वो अपना शपथ लेता है। शी और ही देन बिकम्स अ मेंबर ऑफ दैट हाउस। तो इस तरह से वो उस हाउस का मेंबर बन जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी, इलेक्टोरल constituency refers to a territorial area which elects and sends one representative either to the parliament or to the state assembly. Electoral constituency का मतलब क्या है? वो एरिया जिसमें चुना जाता है और भेजा जाता है एक रिप्रेजेंटेटिव, या तो पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में। An MP represents a parliamentary constituency in the Lok Sabha, while an MLA represents an assembly constituency in the Vidhan Sabha. MP हम यूज करते हैं लोकसभा के लिए और MLA हम यूज करते हैं विधानसभा के लिए। Officers on election duty. You have already read that Election Commission of India is entrusted with the task of conducted elections in the country. हमने ये पढ़ लिया है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसी पे विश्वास किया जाता है इलेक्शंस करने के लिए कंट्री में। दिस इंडिपेंडेंट बॉडी इज हेडेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसका हेड कौन होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CEC, हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जिसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। अंडर द CEC आर वेरियस स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स। CEC के अंडर कौन है? स्टेट्स के, ये सेंटर में है, उसके अंडर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्शंस इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, और हर कोई अपने अपने स्टेट्स में होने वाले इलेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एट द कंस्टिट्यूएंसी लेवल द रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन, जो रिटर्निंग ऑफिसर है जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा अपॉइंट किया जाता है वो मेन ऑफिशियल है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस, जो कि इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। गो टू प्रोसीजर ऑफ इलेक्शंस ऑन पेज नंबर 129. कैन यू आइडेंटिफाई 5 functions of a returning officer? Yes, we can identify easily because after discussing them in detail, we'll be able to answer this question. Each polling booth has about 5 officials. 5 officials होते हैं। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज इन चार्ज ऑफ द बूथ, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो इंचार्ज रहता है बूथ का। 4 अदर पर्सनस कॉल्ड पोलिंग ऑफिसर्स, बाकी के 4 पर्सनस रहते हैं जिन्हें पोलिंग ऑफिसर्स कहा जाता है। असिस्ट हिम और हर, वो उसे असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए होते हैं। आउटसाइड द पोलिंग बूथ पुलिसमैन आर पोस्टेड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, और पोलिंग बूथ के बाहर पुलिसमैन ड्यूटी दे रहे होते हैं लॉ और ऑर्डर को बनाए रखने के लिए। सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर एंड बिलीव मी दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज टीचिंग अस basic election procedure of our country, right? So I hope you have enjoyed it. Now I am forwarding you one assignment based on this section only. Please solve it and submit it to me. Okay, take care, goodbye.